A very good morning, students. Welcome to our daily session of current affair analysis, जिसमें हम important current affair discuss करते हैं हिंदू न्यूज़पेपर से, जो हमारे एग्जाम से perspective से क्या है important है. So moving on to the first news article of the day, which is related to the India-Bangladesh relations. So basically, what is the headline? Headline is saying that Bangladesh set terms for India visit by PM. So basically क्या है? India has given two invites टू द बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर एंड नाम भी याद रखना है. लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है तो प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान, राइट. तारिक रहमान जो है बांग्लादेश के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट. इनको न्यू दिल्ली ने दो इनवाइट्स भेजे. किस किस चीज के लिए? तो फर्स्ट इनविटेशन इज सेंड फॉर द ब्रिक समिट. सो ब्रिक समिट जो इस बार जिसको होस्ट कौन करने जा रहे हैं? इंडिया इज द होस्ट. तो इंडिया में होने जा रहा है सितंबर में. तो उस इवेंट के लिए दे आर इनवाइटिंग बांग्लादेश. सेकंड, दे आर इनवाइटिंग फॉर द बायलैटरल टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. तो बायलैटरल टॉक्स के लिए भी बुला रहे हैं और इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए भी बुला रहे हैं. याद रखना, बांग्लादेश इज नॉट द मेंबर ऑफ ब्रिक्स, राइट. तो उस चीज के लिए बुला रहे हैं, बट दे आर सेइंग कि दे विल कम टू इंडिया, बट दे सेट सम टर्म्स. दे आर पुटिंग ऑन सम कंडीशंस कि हम इंडिया आएंगे, बट कुछ जो इन्वायरमेंट है जो इंडिया में, वो हमारे देयर शुड बी अ प्रोपिस्टिशियस इन्वायरमेंट दैट नीड्स टू बी क्रिएटेड फॉर द विजिट. So basically they are putting some conditions. अभी वो conditions क्या हैं? That are not public, but they are saying कि certain conditions है हमारी, then only the Prime Minister of Bangladesh can visit इंडिया, राइट. तो थोड़ा सा एक दो चीजें वी नीड टू थोड़ा सा ब्रिक्स के भी ऊपर भी रिवाइज कर लेते हैं इसी न्यूज में, और इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के बारे में भी वी आर गोना डिस्कस थोड़ा सा लिटिल बिट. दोनों इसमें हमारा स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा. तो ब्रिक्स की अगर बात करें तो दिस ओरिजिनेटेड एज अ ग्रुपिंग ऑफ ब्रिक. तो एज अ ब्रिक 4 कंट्रीज की ग्रुपिंग के फॉर्म में ये जो इमर्ज हुआ ग्रुप. And what does BRICS stand for? It stands for Brazil, Russia, India and China. तो इन 4 कंट्री की ग्रुपिंग के से ये स्टार्ट हुई ब्रिक्स. एंड अल्टीमेटली जब 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया, एंड दिस अल्टीमेटली बिकम ब्रिक्स. तो 2010 में ये ब्रिक्स बन गया, ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया. अभी इसमें कुछ और न्यू मेंबर्स भी ऐड हो गए. और न्यू मेंबर्स कौन कौन से ऐड हुए हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस करा हुआ, और निमोनिक भी बनाया था इसको याद करने के लिए. IICU एंड आई वाज फॉर ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, इथियोपिया, इजिप्ट एंड यूएई. तो ये सारे न्यू मेंबर्स भी बन गए ब्रिक्स के, राइट. तो ये भी याद रखना, ये न्यू मेंबर जो न्यू एडिशंस हुई हैं, ओरिजिनल मेंबर ब्रिक थे, बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, सो इट बिकेम्स ब्रिक्स, राइट. सो ब्रिक्स का समिट इस बार कौन होस्ट करने जा रहा है ये भी हमने याद रखना. इंडिया का सितंबर में होस्ट है, राइट. तो विल सी तब क्या होता है, राइट. तो ये चीजें आपने इंपॉर्टेंट है याद रखनी है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज रिलेटेड टू द अग्निवीर. सो आर्मी टू रेडी एक्स अग्निवीर लिस्ट फॉर सीएपी पोस्टिंग्स. तो बेसिकली क्या था ये अग्निवीर स्कीम? क्या थी? तो अग्निवीर स्कीम में क्या था? दस टू चिल्ड्रन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू 70 7.5 की एज ग्रुप से लेके 21 की एज ग्रुप वाले जो बच्चे थे, दे कैन व्हाट बिकम अग्निवीर, राइट. एंड ये जो अग्निवीर का टाइम पीरियड था, इनकी इंडक्शन टाइम पीरियड कितनी देर का था? तो ये 4 इयर्स के लिए इंडक्ट होने थे. एंड ये जो कैंडिडेट्स थे इनको कहाँ कहाँ इंडक्ट कर सकते थे? इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन नेवी में, राइट. तो इंडिया के जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनमें क्या है, इंडक्शन के लिए इतने यंग कैंडिडेट्स को मौका दिया गया था. एंड 4 साल के बाद क्या था? 4 साल के बाद में 2 कंडीशंस थी. तो जो 25% ऑफ अग्निवीर थे उनको क्या है, रिटेन किया जाएगा इन द कंसर्न्ड आर्म्ड फोर्सेस, जहां जहां पे उनको लगाया गया था, या और जो 75% थे उनको रिटायर किया जाएगा, राइट. एंड अब क्या है, एक और क्लॉज निकल के आया जिसमें ये बताया कि ये जो 75% रिटायर होने वाले थे, इनको क्या है, दे विल बी, इनके लिए रिजर्वेशन रखी जाएगी इन द सीएपीएफ फोर्सेस, राइट. तो उसके लिए दिस इज थिंग इज इन न्यूज.
तो अभी बेसिकली क्या है, ये जो रिजर्वेशन मिलेगी उनको सीएपीएफ में रिक्रूटमेंट में, तो क्या है डायरेक्ट उनके लिए एक रिजर्वेशन कोटा रखा गया 50% का। तो जब क्या है उनको दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिटन एग्जामिनेशन फिजिकल स्टैंडर्ड्स, तो ये सब उनको क्या है नहीं देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन भी नहीं देना पड़ेगा इफ यू आर एक्स अग्निवीर। तो बेसिकली क्या है आर्मी इज नाउ कमिंग अप विद द लिस्ट कि कौन कौन से एक्स अग्निवीर को क्या है सीएपीएफ पोस्टिंग्स मिल सकती है। So that is why this thing in news. So basically you can read here also, over the past month CAPF such as Central Police Reserve Force, Shastra Seema Bal, and Assam Rifles issued notification specifying 50% quota for the ex Agniveers. तो उसी वैकेंसी को फिल करने के लिए क्या है द लिस्ट दे आर कमिंग अप विद द लिस्ट कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, राइट क्योंकि फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर्स का क्या है दिसंबर में इन दिस दिसंबर दे आर गोइंग टू बी रिटायर, द फर्स्ट जो बैच है वो रिटायर होने वाला है। तो उसके लिए क्या है द कमिंग अप के फ्यूचर में उनको कैसे फर्दर रिक्रूट किया जा सकता है, तो उसके लिए दिस थिंग इज इन न्यूज। सो आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू द थोड़ी सी दिस इज समथिंग बेसिकली क्या है जो डिसाइड किया गया था कि इंडिपेंडेंस डे पे क्या है पहले नेशनल सॉन्ग प्ले किया जाएगा, बाद में नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा। सो बेसिकली केरला में ये देखा गया कि दे हैव what omission there is a omission of Vande Mataram sparks political row in Kerala। तो बेसिकली क्या है they have skipped the rendition of the national song during the Independence Day function। तो basically they have skipped this thing। तो this is that is why this thing is in news कि उन्होंने क्या है why they have skipped this thing, they're saying why there is a different approach only in Kerala when the national anthem and national songs are being sung in other Congress ruled states also। तो basically they are putting it as the BJP Congress issue कि BJP ने बोला तो हम नहीं करेंगे। एंड नेशनल सॉन्ग के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है अभी प्रीवियस क्लासेस में ऑल्सो दैट वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ द कंट्री। एंड ये नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था, बैंकिम चंद्र चैटर्जी ने। मैनी टाइम्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग। और ये भी याद रखना है कि वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग हैज बीन नाउ एडेड टू द लिस्ट ऑफ नेशनल सिंबल्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर्स एक्ट। तो उसमें भी क्या है इसको ऐड कर दिया गया है। नाउ इफ यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द नेशनल सॉन्ग दैट आल्सो अमाउंट्स टू अ ऑफेंस अंडर द एक्ट। So moving on to the next news article. So ये भी थोड़ा सा याद रखना, नो प्रपोजल सीकिंग ग्रीन नोट फॉर द महादाई डाइवर्जन। तो बेसिकली क्या है एक क्वेश्चन पूछा गया इन द असेंबली सेइंग दैट कि क्या एक क्वेश्चन पूछा गया दैट लोकसभा में एक एमपी फ्रॉम गोवा ने पूछा दैट इज देयर एनी प्रपोजल व्हिच इज सीकिंग द एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द महादाई रिवर के वाटर से डाइवर्जन के लिए क्या कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया गया है। तो उसके आंसर में बताया गया कि दैट एट प्रेजेंट नो प्रपोजल सीकिंग एन environmental clearance for any river diversion project involving the Mahadevi river is presently under consideration in the ministry। तो कोई भी प्रोजेक्ट अभी क्या है there is no project under the consideration, कोई भी क्या है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मांग रहा है प्रोजेक्ट। तो ये थोड़ा सा याद रखना। और हमें याद रखना महादई रिवर के बारे में। तो ये कौन सी रिवर है और कौन से स्टेट्स में ये फ्लो करती है इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में रिवर महादेवी रिवर के बारे में बताना दैट इट फ्लोज थ्रू विच ऑल स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट से ये फ्लो करती है और इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ महादेवी रिवर। ये रिवर काफी न्यूज में रहती है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सो आई आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Okay, moving on to the next news article, which is related to a previous incident जो 2025 में हुआ था। तो बेसिकली मई 2025 में क्या हुआ था, एक शिप कंटेनर शिप थी जिसका नाम था MSC एल्सा 3। ये क्या हो गई थी इसमें काफी हजार्डस कार्गो था दैट
इसकी सिंकिंग हो गई थी नियर द केरला कोस्ट। तो एक स्टडी की गई है दैट बेसिकली इसकी सिंकिंग के कारण क्या कोई जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आया। तो बेसिकली रिपोर्ट ने ये बताया कि कोई भी अगर मेजरेबल इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल जो डैमेज तो नहीं हुआ लक्षद्वीप आइलैंड्स को, बट साथ ही साथ में ये भी बात करी गई है दैट दिस शोज की हाउ द मैरिटाइम जो disasters and they can affect the nearby ecosystems. So basically it highlighted the vulnerability of the islands to the maritime incidents. तो maritime incidents से इनका जो islands को क्या क्या डैमेज हो सकता है वो तो जरूर हाईलाइट हुआ इस इंसिडेंट से। तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना, बिकॉज लक्षद्वीप इज हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, राइट, एंड आपने मुझे लक्षद्वीप की कैपिटल बताना है। What is the capital city of Lakshadweep? And Lakshadweep is basically a group of islands है। तो इस group of islands में कितने islands हैं? How many islands basically constitutes Lakshadweep? तो आपने comment section में इन दोनों चीजों की आंसर देने हैं मुझे। So moving on to the next question. No private data sought for the census ID details will be collected only if available. तो basically as we know country में census is being conducted, तो census दो phases में हो रहा है। phase 1 में जिसमें क्या था, हाउसहोल्ड डेटा कलेक्ट किया गया था, और अभी phase 2 स्टार्ट हो गया। तो phase 2 में they are asking for the population data, तो जिसमें आपका डेमोग्राफिक डेटा और वो सब चीजें पूछी जा रही है। लेकिन इस साल के जो सेंसस है इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं, तो उसके बारे में ही बात कर रहा है ये आर्टिकल। सो द सेंसस 2027 क्वेश्चनर विल इंक्लूड 13 न्यू क्वेश्चन जो पहले पार्ट नहीं थे, जो सेंसस 2021 का 2011 का पार्ट नहीं थे। तो अभी टोटल दे आर आस्किंग हाउ मेनी क्वेश्चंस, दे आर आस्किंग 40 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, जिसमें से 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहली बार पूछे जा रहे हैं, राइट। एंड वो कैसे क्वेश्चन है, द न्यू क्वेश्चन सीक इन्फॉर्मेशन ऑन द स्पाउस नेम, पूछ रहे हैं आपकी नेशनैलिटी के बारे में, आपके फादर और मदर के पर्टिकुलर्स के बारे में। ये देखने वाली चीजें डिजिटल लिटरेसी के बारे में भी देर ऑल्सो आस्किंग, एंड देर आस्किंग कि आपने कोविड-19 का वैक्सीन कहाँ से लगवाया, राइट। देन देर ऑल्सो आस्किंग कि आप कितने बैंक अकाउंट्स हैं, आपके पासपोर्ट की डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस और आपका आधार नंबर, ये सब कुछ पूछ रहे हैं एज न्यू इन्फॉर्मेशन इन द सेंसस दिस ईयर। तो बेसिकली इसमें थोड़े से क्वेश्चंस भी रेज हो रहे थे कि ये सब इंफॉर्मेशन क्यों पूछ रहे हैं। तो उसी के रिजल्ट में ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल हैज इन्फॉर्म्ड, it has been informed that no personal information is being asked। ये सब जो पूछा जा रहा है सब पब्लिक डेटा ही है, तो आपसे आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जा रही बेसिकली, राइट। तो उसके रिलेटेड ये न्यूज थी। तो सेंसस से रिलेटेड हमने कुछ चीजें ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है, दैट इंडिया में क्या है, दिस इज गोइंग टू बी द 8th सेंसस आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद ये 8th सेंसस है, और ये जो सेंसस है दिस इज बीइंग कंडक्टेड अंडर द सेंसस एक्ट 1948। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया बिकॉज सेंसस के बारे में न्यूज आती रहती है। एंड हु एडमिनिस्टर हु मैनेजेस द होल अफेयर, द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंसस को कंडक्ट करवाना। और इस साल के सेंसस की कुछ खास बातें कि ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस है, और दूसरी बात क्या है, इसमें इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम कास्ट इंफॉर्मेशन भी पूछी जाएगी। तो इंडिपेंडेंस के बाद का ये फर्स्ट कास्ट सेंसस भी है, तो ये भी आपने याद रखना। सेंसस से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन सी द प्रीवियस वीडियोस इन द प्लेलिस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। Okay, this is a small news related to surrogate advertisement। तो बेसिकली क्या है, एफडीए इश्यूज शो कॉज नोटिस टू द एक्टर्स ओवर द एड। तो बेसिकली जो महाराष्ट्र का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने शो कॉज नोटिस भेजा है ये 3 एक्टर्स को, शाहरुख,
Khan, Ajay Devgan and Tiger Shroff over their involvement in the advertisement and promotional material of Vimal Ilaichi. तो बेसिकली दे आर सेइंग दैट आप इलायची के नाम पे क्या है तंबाकू का प्रमोशन कर रहे हो, तो इसको सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट के अंडर कंसीडर करके उनको क्या है शो कॉज नोटिस के लिए बुलाया है. तो व्हाट डू यू मीन बाय सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट, ये हमें इस न्यूज से बेसिकली सीखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट. तो बेसिकली सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या है, दिस इज अ वे ऑफ एडवर्टाइजिंग एक फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्रोडक्ट जिसकी आप डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी एडवर्टाइज करना क्या है इलीगल है. फॉर एग्जाम्पल आप टोबैको प्रोडक्ट्स की क्या है एडवर्टाइज करके उनको प्रमोट नहीं कर सकते. तो क्या है आप उसी बैनर का उसी कंपनी का कोई और प्रोडक्ट क्या है उसको आप प्रमोट करते हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो और बेसिकली क्या है इनडायरेक्टली दैट प्रोडक्ट इज डायरेक्टिंग टुवर्ड दैट इलीगल प्रोडक्ट, राइट. तो उसको बोलते हैं सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट. जैसे इस केस में विमल इलायची बेसिकली क्या है विमल का तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, पान मसाला भी आता है, उसका प्रमोशन नहीं कर रहे लेकिन क्या है विमल इलायची के थ्रू डायरेक्टली उसका प्रमोशन हो रहा है. तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट को सरोगेट एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं जिसमें क्या है आप कोई प्रोडक्ट जिसकी लीगली एडवर्टाइजमेंट अलाउड है उसको करते हो लेकिन आपका एजेंडा बिहाइंड क्या है किसी इलीगल प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना. जैसे ये मोस्टली यूज होता है टोबैको प्रोडक्ट्स के केसेस में, अल्कोहल के केसेस में, राइट. तो आप उनकी क्या जिनकी डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते उनको आप इनडायरेक्टली एडवर्टाइज करते हो थ्रू द सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का मेथड यूज करके. Now moving to the next news article, moving on to the editorial page. So editorial page पे there is an interesting editorial which is related to the one nation one election concept. तो वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट पे ये सारा जो एडिटोरियल लिखा हुआ है. सो वन कंट्री वन इलेक्शन, सॉरी. एंड व्हाट डज दिस मीन वन कंट्री वन इलेक्शन, इसका क्या मतलब है. अगर ये समझ आ जाएगा तो एडिटोरियल इजीली समझ आ जाएगा. तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट को, राइट. इसका क्या मतलब है वन नेशन वन इलेक्शन. इट मीन्स कि अभी क्या है देखो स्टेट असेंबलीज अलग अलग स्टेट्स में स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस होते रहते हैं. जैसे अभी भी क्या है नाउ देयर गोइंग टू टेक प्लेस स्टेट असेंबली के इलेक्शन जैसे पंजाब में होने वाले हैं. और दूसरा क्या है नेशनल लेवल पे लोकसभा के इलेक्शंस भी होते रहते हैं, राइट. हर 5 साल बाद लोकसभा के इलेक्शंस भी होने और हर 5 साल बाद क्या है स्टेट असेंबली के इलेक्शंस भी होने. लेकिन ये एक साथ नहीं होते. ये ऐसा नहीं कि आप सेम डे जाते हो और लोकसभा के इलेक्शन के लिए भी वोट करते हो और स्टेट असेंबली के कैंडिडेट के लिए भी वोट करते हो, ऐसा नहीं है, राइट. अभी क्या है लोकसभा के इलेक्शन तो अभी कब होने, नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन कब है ड्यू, राइट. तो लेकिन स्टेट असेंबली सारी स्टेट असेंबलीज के जो है इलेक्शन एक साथ नहीं होते. किसी स्टेट का 5 ईयर का जो टर्म है पहले खत्म हो जाता है, वहां पे हो जाते हैं, राइट. तो अलग अलग टाइम पे क्या है स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस भी आते रहते हैं और लोकसभा के इलेक्शंस भी आते रहते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि साल क्या 5 साल बाद एक ही साथ सबके इलेक्शन करवा लिए जाएं, सारी स्टेट असेंबलीज के भी और सारे लोकसभा के भी, राइट. तो उससे क्या देर सेइंग कि एक तो टाइम बचेगा, टाइम की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बार बार यूज करते हो उसको एक ही बार यूज करोगे. और क्या है गवर्नमेंट का सारा ध्यान फोकस किस पे रहता है इलेक्शंस पे, कभी किसी स्टेट में आगे कभी किसी स्टेट में आगे. तो सारा फोकस जो है फोकस इलेक्शंस पे ही रहता है, काम पे नहीं रहता. तो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ ये सारे रीजंस लेके बोला जाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन को प्रमोट किया जाए. तो इसको क्या पॉसिबल है इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन, इसको कंसिडर करने के लिए कमेटी भी बनाई गई थी. और याद रखना वो कमेटी ने रिकमेंडेशन में यस बोला था कि हाँ इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन इज अ गुड थिंग. तो कमेटी की रिकमेंडेशन यस थी लेकिन अभी इसके ऊपर कोई एज सच बिल नहीं पास हुआ है, राइट. तो अभी दिस इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, राइट. तो उसी से ये डिस्कस कर रहा है कि क्या इंडिया को नीड है वन नेशन वन इलेक्शन की. बट द ऑथर ऑफ द एडिटोरियल इज सेइंग कि इतनी भी जरूरत नहीं है बिकॉज इलेक्शन ही क्या है, इलेक्टोरल प्रोसेस ही क्या है, दैट इज द रिदम ऑफ द डेमोक्रेसी. और जब आप इलेक्शंस को ही ऐसे क्या है बांध देते हो, राइट, उसको एक कैलेंडर बेस कर देते हो कि 5 साल बाद ही होंगे, तो आप क्या है डेमोक्रेसी से उसकी रिदम छीन रहे हो, डेमोक्रेसी से उसका एसेंस छीन रहे हो, राइट.
ओके, लेट्स रीड कि व्हाट आर द ऑथर्स व्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट व्यू पॉइंट जो वो दे रहे हैं, दैट इज सेइंग दैट कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है डेमोक्रेसी का कोर है. और इंडियन डेमोक्रेसी में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आ रही है? थ्रू इलेक्शंस आ रही है, राइट? कैसे इलेक्शंस के थ्रू आ रही है? बिकॉज दे आर सेइंग कि इंडिया क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. एंड व्हेन यू हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसका जो मेन फिलोसफिकल बेस क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव है, राइट, वो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल रहता है किसको? लेजिस्लेचर को. इट मीन्स जब भी लेजिस्लेचर चाहे वो क्या है? एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकता है और गवर्नमेंट को क्या है? डिसॉल्व कर सकता है, राइट, बाय द पासिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो क्या है? एग्जीक्यूटिव को डिसॉल्व किया जा सकता है बाय लेजिस्लेचर. और लेजिस्लेचर क्या है? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, राइट. तो बेसिकली क्या है? इट इज गिविंग द पावर इनडायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ द पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द sovereign. तो उनको क्या है? दिस इज गिविंग द पावर टू डिसॉल्व द एग्जीक्यूटिव. इट इज इफ इट इज नॉट being responsible accountable to the legislature. And it is saying कि इसमें parliamentary executive exists entirely at the pleasure of legislative majority. A prime minister rules only as long as they command confidence of the house, and thus parliamentary system is inherently built around the flexibility. कैसी flexibility? कि अगर आपको executive अच्छा नहीं लग रहा है, if it is not being responsible, तो इसको निकाल दो, और नहीं निकाल के क्या फिर से इलेक्शन करके नया एग्जीक्यूटिव ले आओ. लेकिन अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात करते हो और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, तो देन यू आर फिक्सिंग द कैलेंडर. तो देन ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्रोसेस में, ये क्या है? ये हिंडर हो जाएगी. और ये जो अकाउंटेबिलिटी आप इंश्योर कर सकते हो लेजिस्लेचर के ऊपर, क्या है? उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा इफ यू आर व्हाट मूविंग ऑन टुवर्ड्स वन नेशन वन इलेक्शन. Second thing, it talks about the drawback of having simultaneous election. It is saying that अभी क्या है? There is a 5-year term for the parliamentary constituencies, be it assemblies or be it Lok Sabha, right? तो उसका क्या है? 5 year का term है. But when you are trying to fix the calendar, right? तो उसमें क्या होगा? आपने fix रखा है कि 5 साल बाद होगा. फॉर एग्जाम्पल 2025 में है, तो नेक्स्ट 5 साल बाद क्या? 2030 में होगा, देन 2035 में होगा. ऐसे यू आर फिक्सिंग द कैलेंडर. अब क्या है? इन बिटवीन फॉर एग्जाम्पल 2028 में किसी स्टेट असेंबली में कोई प्रॉब्लम हो गई और उस असेंबली को क्या है? डिसॉल्व करना पड़ा. मान लो ये कोई स्टेट असेंबली क्या है? डिसॉल्व होगी. देन व्हाट विल यू डू? तो आपको फिर से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, राइट. तो जो इलेक्शन आए करेंगे, राइट, वो जो आप गवर्नमेंट चूज करके आ रहे हो साइमल्टेनियस इलेक्शन से, दैट उसको आप सिर्फ रिमेनिंग टर्म के लिए इलेक्ट करो. सो व्हाट इज द रिमेनिंग टर्म है? तो आप उसको क्या 2 साल के लिए इलेक्ट कर लो. 2030 में फिर से इलेक्शन कराओ. तो दे आर सेइंग दैट इन बाय डूइंग सो यू दिस, इससे क्या है? यू आर व्हाट instead the system must resort to the truncated midterm assemblies elected merely to serve the unexpired remainder of the original calendar. This introduction of variable short-term governance undermines the stability, it claims, by creating a weak, insecure and lame duck administrators, right? So basically क्या है? When you are doing such and you are what going for midterm assemblies जो सिर्फ unexpired period के लिए रहेंगी, तो you are taking away the essence of the democracy as well, right? और क्या है? अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप यू डोंट गो फॉर इलेक्शन और आप क्या है उस स्टेट में के जिस जहां पे स्टेट असेंबली डिसॉल्व होगी, दूसरा ऑप्शन आप क्या कर सकते हो? अगर आप वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो, दैट इज आल्सो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. बिकॉज डेमोक्रेसी क्या कहता है? इलेक्टेड द पर्सन हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल शुड रूल द पीपल. बट जब आप प्रेसिडेंट रूल लगा दोगे तो एज सच वो तो क्या है? अगेंस्ट द डेमोक्रेसी हो जाएगा. तो दैट इज आल्सो अनडेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा. So basically, it is saying that the logic of synchronization dictates that if a national parliament dissolves prematurely due to fractured, just a second. That if a parliament dissolves prematurely due to
fractured coalition in the government, stable state legislative assemblies possessing absolute majority would be abruptly terminated by operation of law simply to keep the national one election one clock on the course. तो बेसिकली क्या है, देर सेइंग कि तीन ऑप्शन हो सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को अगर आपको कंटिन्यू रखना है। फॉर एग्जांपल किसी स्टेट असेंबली में प्रॉब्लम हो गई तो क्या उस स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करके न्यू इलेक्टेड असेंबली ले आओ फॉर द रिमेनिंग पीरियड, पर ये भी डेमोक्रेटिक नहीं है। अगर आप उसमें प्रेसिडेंट लॉ लगा देते हो, प्रेसिडेंट रूल लगा देते हो, ये भी अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। तीसरा वो कह रहा है ये भी सिचुएशन हो सकती है कि नेशनल लेवल पे जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाए, बिकॉज इफ दिस लोकसभा इज फॉर्म्ड बाय कोalition गवर्नमेंट और वो कोalition चल ना पाए और इसको डिसॉल्व करना पड़े, तो उस केस में आप क्या करोगे? क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व होगी तो सारी स्टेट असेंबली जो पीसफुली अच्छे से काम कर रही हैं उनको भी डिसॉल्व कर दोगे जस्ट बिकॉज आप वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करना चाह रहे हो। तो बेसिकली इट इज सेइंग दैट बाय कंबाइनिंग द स्टेट एंड नेशनल इलेक्शंस इनटू अ सिंगल मेगा इवेंट, जो डिस्टिंक्ट बाउंड्री है बिटवीन द स्टेट इश्यूज एंड द नेशनल इश्यूज वो भी खत्म हो जाएगी, राइट? बिकॉज जब हम नेशनल लेवल पे इलेक्शन के लिए लोकसभा के लिए वोट डालते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव वोट डालने का डिफरेंट रहता है, हम डिफरेंट चीजों पे गवर्नमेंट को जज करें, उस टाइम पे हमारे एजेंडाज ऑफ डेवलपमेंट आर डिफरेंट, आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट आर डिफरेंट व्हेन वी आर चूजिंग अ नेशनल गवर्नमेंट। बट जब हम कोई अपनी लोकल गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं स्टेट असेंबली इलेक्शन में, तब हमारे एजेंडा क्या है? देन वी आर नॉट लुकिंग इट एट नेशनल लेवल, देन वी आर फोकसिंग ऑन आवर लोकलाइज्ड इशू की हमारी लोकलाइज जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारे रीजनल इश्यूज है, कौन सी पार्टी उसको बेटर एड्रेस कर सकती है। लेकिन जब आप कंबाइन कर दोगे स्टेट और नेशनल इलेक्शंस को, बेसिकली ये जो लाइन है ऑफ डिस्टिंक्शन और ये जो एक वे ऑफ थिंकिंग है जो आप डिस्टिंक्ट मेथड से सोचते हो व्हेन यू आर चूजिंग फॉर नेशनल लेवल इलेक्शन एंड व्हेन यू आर चूजिंग अ पार्टी फॉर द स्टेट असेंबली इलेक्शन, तो वो लाइन ब्लर हो जाएगी और इससे क्या है, लोकलाइज्ड इश्यूज के ऊपर उतना फोकस नहीं आएगा क्योंकि यू विल फोकस मोर ऑन नेशनलाइज्ड इश्यूज। तो उससे क्या है, रीजनल पार्टीज की जो इम्पोर्टेंस है वो भी कम हो जाएगी और रीजनल इश्यूज पे जो काम करने की जो गवर्नमेंट्स की आदत है उस पर भी कम फोकस हो जाएगा, बिकॉज दे विल सी कि हाँ नेशनल एजेंडास के ऊपर ही इलेक्शन जीते जा रहे हैं तो लेट्स फोकस ऑन दैट ओनली, तो रीजनल इश्यूज ऐसे ही रह जाएंगे अनसॉल्व्ड, तो वो भी एक प्रॉब्लम आएगी। Then it is saying that the claim that simultaneous election will drastically cut public spending deliberately conflates the minimal। तो basically they are saying कि ये जो आप कह रहे हो कि इससे पैसा बचेगा क्योंकि बहुत पैसा यूज हो रहा है बार बार इलेक्शन में, तो एक ही बार इलेक्शन कराओगे तो क्या है, बार बार पैसा खर्च नहीं होगा, तो पैसे की जो है सेविंग होगी। तो उसके अगेंस्ट ऑथर इज सेइंग कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है इलेक्शन पे वो तो बेयर मिनिमल है, जो ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन जो फंड स्पेंड कर रहा है बेसिकली टू मैनेज इंडिपेंडेंट साइकिल आर जस्ट ड्रॉप इन द ओशन। तो क्या है, बेसिकली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स ही हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज खुद से करती हैं वही बेसिकली मेन खर्चा है। एज सच तो क्या है, अगर उनकी बात करें इलेक्शन कमीशन की तो दे आर जस्ट डूइंग द बेयर मिनिमल, तो एज सच को इतना इकोनॉमिक जो डिफरेंस नहीं फील होगा चाहे हम साइमल्टेनियस इलेक्शन भी करा लें, राइट? सो दे आर सेइंग कि ये सारे जो रीजंस दिए जा रहे हैं टू मूव टुवर्ड द शिफ्टिंग टुवर्ड द वन नेशन वन इलेक्शन, वो इतने भी कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि हम डेमोक्रेसी की जो इलेक्टोरल रिदम है उसको डिस्टर्ब कर दें। दे आर सेइंग कि इलेक्शंस आर फंडामेंटल टू द डेमोक्रेसी एंड उसमें क्या है, बिकॉज दे ओनली इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। बिकॉज जब इलेक्शन आने वाला रहता तो पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि हाँ अभी क्या लोगों से फिर से वोट मांगना पड़ेगा, तो क्या है हमने जो जो किया है उसके ऊपर लोगों को बताना पड़ेगा, तो इट कीप्स अ चेक ऑन द कैंडिडेट्स ऑल्सो। तो एक सेंस है इलेक्शन की डेमोक्रेसी में, वो खत्म होती है जब आप इसकी तरफ मूव करते हो। सो राइट, so this was everything which was mentioned in this article. It was interesting, you should read it once. Then the another editorial is related to the Indian aviation sector में जो सेफ्टी इश्यूज के बारे में। तो बेसिकली कुछ दिन पहले एक इवेंट हुआ था जिसमें
एयर इंडिया का फ्लाइट AI2379 था, जिसमें वो इट वाज कमिंग फ्रॉम फुकेट टू दिल्ली, जिसमें क्या हुआ था आपने देखा होगा, उसमें हाई टर्बुलेंस के कारण वो एकदम से क्या अराउंड 300 जो है एल्टीट्यूड नीचे नीचे शिफ्ट हुआ, राइट, एंड दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेड कि टर्बुलेंस इशू है। थैंकफुली किसी भी पैसेंजर को कोई इंजरीज नहीं आए, राइट, एंड मतलब किसी का डेथ नहीं हुआ, इंजरीज तो आए हैं लेकिन थैंकफुली किसी की डेथ नहीं हुई है। बट उस केस में जब इसके ऊपर फर्दर इंक्वायरी हुई तो दे आर सेइंग कि ऑल द रीजन फॉर दिस थिंग वाज नॉट जस्ट द टर्बुलेंस आल्सो। जब पायलट के ऊपर पायलट की टेस्टिंग हुई तो देखा गया दैट ही वाज हाई ऑन मैरिजुआना, राइट, ही हैज कंज्यूम्ड मैरिजुआना। तो उससे रिलेटेड ही ये आर्टिकल बात कर रहा है कि देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट वे ऑफ दिस चेकिंग आल्सो, कि क्या ये जो पायलट्स हैं इनके क्या कोई साइकोटिक सब्सटेंसिंग जो सब्सटेंस है वो तो नहीं यूज कर रहे, राइट, तो उसकी टेस्टिंग के लिए क्या है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, बिकॉज इट हैज बीन सीन दैट इवन स्मॉल डोजेज जब आप लेते हो किसी भी ड्रग का, राइट, वो आपको लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट जो कॉज करता है इन द केस ऑफ दिस क्रू, इन द केस ऑफ दिस पायलट्स, वो बहुत ही ज्यादा लाइक रिस्क टेकिंग हो जाता है, राइट। उसमें क्या उनका जो जजमेंट है आफ्टर कंज्यूमिंग अ साइकोटिक सब्सटेंस वो हाईली इम्पेयर हो जाता है, और क्या रिएक्शन टाइम भी उनका स्लो हो जाता है, राइट। एंड इन द एयर एविएशन सेक्टर क्या है, रिएक्शन टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डिसीजन इज टेकन इन सेकेंड्स। तो अगर आपका रिएक्शन टाइम के ऊपर इफेक्ट आएगा, आपकी जजमेंट के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो कितना वो सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के अगर हम एस्पेक्ट से देखें तो वो कितना इफेक्ट कर सकता है उस चीज को, दैट इज समथिंग विच शुड बी thought about, right? So there is a need for having a separate agency जो properly इसको administer करे in the aviation sector also. तो जैसे क्या है, स्पोर्ट्स के सेक्टर में भी वी हैव अथॉरिटीज जो टेस्ट करती रहती कि कोई एथलीट्स ने कंज्यूम तो नहीं किया साइकोटिक सब्सटेंस, ऐसे देयर शुड बी अ प्रॉपर एजेंसी टू चेक दिस आल्सो, राइट। और अभी एविएशन सेक्टर में बेसिकली स्ट्रेस भी बहुत है, अगर देखा जाए तो उसमें केसेस में भी ये देखा गया कि दैट द क्रू मेंबर रिजॉर्ट टू द यूज ऑफ दिस साइकोटिक सब्सटेंसेस आल्सो समटाइम्स, बिकॉज aviation sector of India is suffering many issues, right? So I hope the article is clear. Okay, moving on to the next editorial, which is talking about the federal dilemma of delimitation. तो बेसिकली क्या है, डिलिमिटेशन बिल प्रेजेंट तो नहीं हुआ, इसके ऊपर डिस्कशन काफी हो रही थी कि ये प्रेजेंट होगा, बट इस बार के मॉनसून सेशन में क्या है, इसको प्रेजेंट नहीं किया गया, राइट। बट डिलिमिटेशन के बारे में कुछ चीजें हमने ऑलरेडी भी डिस्कस करी हुई थी, दैट व्हाट इज डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, आप रीड्रॉ करते हो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज की सीट्स को। तो किस सीट में कौन सी टेरिटरी आएगी, कितनी टेरिटरी आएगी, राइट, उसका कौन सा एरिया होगा, कितनी पूरी टोटल सीट्स होंगी फॉर द लोकसभा एंड फॉर द स्टेट असेंबलीज, ये सारा डिसाइड करना किसका काम है, डिलिमिटेशन के अंडर होता है। एंड ये डिलिमिटेशन करने के लिए क्या है, एक कमीशन बिठाया जाता है जिसको बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 82 क्या कहता है, आर्टिकल 82 कहता है कि जब भी देश में सेंसस होगा, क्या आपको पार्लियामेंट को एक डिलिमिटेशन कमीशन बिठाना पड़ेगा जो रीड्रॉ करेगा कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो असेंबलीज है टेरिटोरियल, इनका जो एरिया है उसको वो रीड्रॉ करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज वी वांट टू इंश्योर, देखो सेंसस का मतलब है कि पॉपुलेशन कम ज्यादा हुई होगी, कम ज्यादा ही हुई होगी इंडिया के केस में जब देख रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या है, अगर पॉपुलेशन चेंज हो रही है तो पर सीट बेसिकली क्या है, हम इंश्योर करते हैं कि पर सीट जो पॉपुलेशन है वो इक्वल आए। तो ये जो कमीशन जो सीट्स जो की डिवीजन करती है किस बेसिस पे होती है, पॉपुलेशन के बेसिस पे होती है।
तो हाँ, ये कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि हर एक सीट पे जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट सेम आए, वो रेशियो सेम रहे। तो अगर पॉपुलेशन कम ज्यादा हो रही है तो हो सकता है किसी एरिया में किसी सीट पे क्या पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई है, किसी में कम हो गई है, तो वो रेशियो डिस्टर्ब हो रही है। तो इसीलिए क्या हर सेंसस के बाद इसको रीएडजस्ट करने के लिए क्या है, ये सीट्स की और ये और टेरिटोरियल असेंबलीज की क्या है ये जो रीड्रॉइंग करी जाती है, राइट। तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। सो लेट्स रीड। तो बेसिकली क्या है, तमिलनाडु असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें वो स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि परमानेंटली फ्रीज कर दें लोकसभा की सीट्स 543 पे। तो बेसिकली क्या है, ये डिसाइड हुआ था बाय 42nd अमेंडमेंट कि 2000 तक क्या है, लोकसभा की सीट्स को बढ़ाया नहीं जाएगा। तो लोकसभा की सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था कि जितनी है उतनी ही रहेंगी, 543 ही रहेंगी 2000 तक। ये कब डिसाइड हुआ था, बाय 42nd अमेंडमेंट फ्रीज कर दिया था। बाद में क्या है 84th अमेंडमेंट हुई और इसने ये फ्रीज है इसको कब तक शिफ्ट कर दिया, 2026 तक, कि 2026 तक लोकसभा की जो सीट्स हैं वो फ्रीज ही रहेंगी और कितनी रहेंगी, 543 से बढ़ेंगी नहीं, राइट। और जो पॉपुलेशन की ही एडजस्टमेंट होएगी। तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट कह रही है कि इसको परमानेंटली 543 पे ही जो है फिक्स कर दो। तो बेसिकली क्या है, क्योंकि अब 2026 हो गया तो नेक्स्ट सेंसस 2027 का होगा। तो इसके बाद क्या है, सेंसस के बाद क्या कहते हैं कि आफ्टर सेंसस देयर वुड बी व्हाट, डिलिमिटेशन कमीशन बिठाना पड़ेगा। तो यही गवर्नमेंट डिस्कस कर रहे थे कि इस बार डिलिमिटेशन जब कमीशन बैठे तो उसको बोला जा रहा था कि ये जो सीट्स हैं 543 से इंक्रीज करके 850 कर दो, राइट। तो उसके रिलेटेड ये डिस्कशन था। Then it is saying what is delimitation. Basically delimitation means the process of fixing the number of seats and the boundaries of the territorial constituency in each state for Lok Sabha and the legislative assembly. तो delimitation का काम यही है कि number of seats decide करना, कौन सी स्टेट की कौन सी बाउंड्री होगी, किस स्टेट में कितनी सीट्स आएंगी लोकसभा की, स्टेट असेंबली की, वो सारा डिसाइड करना किसका काम है, डिलिमिटेशन कमीशन का, जो कि बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनता है, राइट। और दूसरी बात हमने ये भी पढ़ ली कि 1971 के सेंसस के बेसिस पे क्या है, सीट्स रिजर्व हो गई थी। उसके बाद में ये जो फ्रीजिंग है 2000 तक हो गई एंड देन 2026 तक कर दी, राइट। सो बेसिकली इट इज सेइंग दैट आर्टिकल 81 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बेसिकली ये कहता है कि रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स और जो पॉपुलेशन है स्टेट की वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए हर स्टेट में, राइट। तो किस स्टेट में कितनी नंबर ऑफ सीट्स आएंगी और उसको डिवाइड करो उसकी स्टेट की पॉपुलेशन के साथ, राइट। तो ये जो एक कुछ रेशियो आएगी, कुछ नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल x आएगा, तो ये इट शुड बी सेम फॉर ऑल स्टेट्स। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टेट और स्टेट पॉपुलेशन को डिवाइड करके 2 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट की जो ये रेशियो है 2 ही आनी चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट। सो इट इज सेइंग ऐसा क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ what you are focusing on, you are focusing on the concept of one person is getting one vote और उसके वोट की वैल्यू इक्वल है। so each vote has equal value। तो इस कॉन्सेप्ट को इंश्योर करने के लिए क्या रेशियो सेम मेंटेन करने की बात करी जा रही है। एंड इसकी कॉन्टेक्स्ट में क्या है, अभी सीट्स को इंक्रीज करने के लिए डिलिमिटेशन बिल जो कि 131st अमेंडमेंट के फॉर्म में आया था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ये पास नहीं हुआ था, ये भी हमने याद रखना है, राइट। देन तमिलनाडु असेंबली इसके ऊपर क्या, व्हाट द रीजन इट इज गिविंग, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिविंग द रीजन दैट कि अगर आप स्टेट्स का अगर सीट्स का जो है इंक्रीज करते हो तो इसका जो बेनिफिट है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को ही ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हुई है। जो सदर्न स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनमें क्या है कंपैरेटिवली पॉपुलेशन कम बढ़ी है, तो इनकी स्टेट्स भी कम बढ़ेंगी। क्यों, क्योंकि स्टेट्स की डिवीजन किसके बेसिस पे होगी, पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो जिस स्टेट की पॉपुलेशन ही कम बढ़ी है तो उसकी सीट्स भी कम ही होंगी, राइट, इंक्रीज। तो दे आर बेसिकली सेइंग कि नॉर्थ और साउथ का ये जो डिवाइड है और बढ़ जाएगा। देन इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कि अगर राज्यसभा की जो सीट्स हैं, अभी कितनी है राज्यसभा की सीट्स, 250 हैं, राइट। एंड इट इज टॉकिंग अबाउट जॉइंट सेशन बेसिकली। तो ज्वाइंट सेशन में क्या होता है एंड व्हाट इज ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन बेसिकली क्या है कि व्हेन देयर इज अ ऑर्डिनरी बिल, कोई ऑर्डिनरी बिल प्रेजेंट हुआ है पार्लियामेंट में
और उसमें क्या लोकसभा और राज्यसभा क्या है, दोनों की सहमति नहीं बन रही है, दे आर डिसएग्रीइंग विद ईच अदर, राइट, एंड ये बिल पास नहीं हो रहा, राइट, एंड इस पे डेडलॉक क्रिएट हो गया। तो अगर ऑर्डिनरी बिल पे डेडलॉक क्रिएट हो जाता है तो इस डेडलॉक को एंड करने का तरीका क्या होता है, ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुला लेते हैं, उस बिल पे इकट्ठी डिस्कशन होती है और देन उस बिल पे क्या होती है, वोटिंग होती है, राइट, एंड देन अगर वो ज्वाइंट सेशन में पास हो जाता है तो उसको कहते हैं कि बिल पास हो गया। बट इट इज सेइंग कि अगर आप राज्यसभा लोकसभा की सीट्स बढ़ा दोगे 543 से इंक्रीज करके, जैसे आप कह रहे हो 850 कर दोगे, तो कहते हैं ज्वाइंट सेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर राज्यसभा के मेंबर्स क्या है, 250 ही है। तो अगर राज्यसभा के सारे मेंबर भी नो करें तो भी ज्वाइंट सेशन में क्या है, बिल पास हो सकता है। तो बेसिकली दे आर सेइंग कि राज्यसभा की एज सच ये जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाएगी अगर आप नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाते हो। देन इट इज ऑल्सो सेइंग कि एडिशनल कॉस्ट भी बढ़ेगा गवर्नमेंट का इफ यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एमपीज। तो क्या है, क्योंकि हर एमपी को क्या है, एमपी लैड स्कीम के अंडर फंड्स मिलते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स टेरिटरी, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको डेवलप करने के लिए क्या फंड्स मिलते हैं। तो ज्यादा एमपीज होंगे तो ज्यादा लोगों को फंड देने पड़ेंगे, तो खर्चा बढ़ेगा। दैट इट इज ऑल्सो टॉकिंग कि अगर आप ज्यादा एमपीज बढ़ा दोगे, ऑलरेडी तो क्या है, टाइम नहीं मिलता सेशन जब होता है किसी को बोलने के लिए। इट इज सेइंग कि अराउंड 60 डेज तो मिलती है लोकसभा साल में, उसमें से भी क्या हार्डली किसी को टाइम मिलता है किसी एमपी को अपनी बात रखने का। और अगर और ज्यादा एमपी बढ़ जाएंगे तो फिर तो किसी को क्या है, प्रॉपर टाइम एलोकेशन ही नहीं होगा। तो देन इट इज सेइंग कि बस वो कॉन्सेप्ट रह जाएगा कि यस, देन द पर्पस ऑफ द हाउस वुड देन बी रिड्यूस टू मेयर न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन रादर देन मीनिंगफुल डेलिब्रेशंस। तो मीनिंगफुल डेलिब्रेशंस नहीं हो पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एमपीज हो जाएंगे और क्या है, प्रॉपरली उसकी फंक्शनिंग वर्क नहीं कर पाएगी। तो दैट इज डिफरेंट रीजंस दिए जा रहे हैं बाय द तमिलनाडु असेंबली कि इसको इतना ही रहने दो, राइट। सो अभी देखते हैं फ्यूचर में गवर्नमेंट इस बिल को दोबारा से प्रेजेंट करती है और क्या होता है। बट अभी तो फिलहाल के लिए क्या, डिलिमिटेशन बिल हैज नॉट बीन पास, तो ये याद रखना है। Okay, moving on to the next news article. ओके, सो ईरान और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट में एक नया अभी मोड़ आ गया है, जहां पे एक नया स्टेटमेंट दिया जा रहा है बाय मिस्टर ट्रम्प। सो ट्रम्प फेस टफर सैंक्शंस टू टाइटन द स्क्वीज ऑन ईरान इकोनॉमी। तो बेसिकली अब मिसाइल विजाइल से तो कुछ हुआ नहीं है, नाउ दे आर अगेन मूविंग बैक टू द इकोनॉमिक सैंक्शंस। सो दे आर सेइंग कि वी आर गोइंग टू कम अप विद सैंक्शन नेवर बीन सीन। तो इतने टफ आपके ऊपर सैंक्शंस लगाने वाले हैं हम इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कि आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी को, ईरान की पूरी इकोनॉमी को ही हम स्क्वीज कर देंगे थ्रू दीज इकोनॉमिक सैंक्शंस, जो हम क्या है लेके आने वाले, जो यूएसए क्या है लगाने वाला है इन अपकमिंग वीक्स ईरान पे लगाने वाला। तो दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट जो व्हाइट हाउस से आ रहा है। सो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प vowed to hit Iran hard economically a day after its Treasury Secretary said that Washington would impose measures on Tehran have never been seen as soon as next week। तो क्या है, उनके ऊपर बहुत क्या दे आर सेइंग कि हम बहुत टाइट जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने वाले हैं, राइट। तो अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात करें तो 1970s की तरफ हम मूव कर जाते हैं। तब से क्या है, यूएस इज पुटिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन ईरान on the context that you are right what you are moving toward being न्यूक्लियर आर्मामेंट की तरफ आप मूव कर रहे हैं। आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर उनको डाउट्स होने की वजह से क्या है, 90s के बाद से उनके ऊपर क्या है, ट्रेड एम्बार्गोस और क्या है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं। ऑन एंड ऑफ ये हट जाते हैं और लग जाते हैं दोबारा से, बट अभी क्या है, फिर से उनको इन अ स्ट्रिंजेंट फॉर्म लगाने की बात करी जा रही है। तो लेट्स सी what all they would come up in the upcoming weeks, but अभी तक यही है कि now there is a missile वाला, तो वो ceasefire is existing right now। तो एक अनसेड सा ceasefire हो गया, but now they're what moving back to the economic sanctions। So I think this was all the important news जो आज के एग्जाम आज के पेपर में हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट थे।
In the comment section, please do answer me few questions. First of all, related to BRICS, I want to ask 2-3 questions. So in the BRICS, you answer me. BRICS का एक बैंक भी है जिसको in short BRICS बैंक भी कहते हैं. What is the name of BRICS bank? And BRICS बैंक के headquarters कहाँ पे है, right? ये आपने मुझे बताना है. और ये बताना, ये जो ब्रिक्स बैंक है ये कौन से समिट में इट बिकेम ऑफिशियल, कौन से समिट में दिस ब्रिक बैंक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो ये आपने मुझे बताना है ब्रिक्स बैंक के बारे में. और ये भी बताना है कि लास्ट टाइम इंडिया में ब्रिक्स सेशन कब हुआ था. तो लास्ट टाइम ब्रिक्स समिट इंडिया में कब हुआ था, वो कौन सा ईयर था. तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. सो लेट्स एंड द सेशन हेयर ओनली. जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स थे हमने डिस्कस कर लिए. इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. लेट्स मीट टुमारो एट द सेम टाइम. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. स्टडी वेल.